हेलो गाइस, आज का टॉपिक है साख निर्माण की सीमाएं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके साथ में ये डिस्कस करेंगे कि व्यापारिक बैंकों को जो साख निर्माण का अधिकार प्राप्त है, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो चाहे जितना साख का निर्माण कर सकता है, वो चाहे तो कम करे चाहे तो अधिक करे। नहीं, ऐसा नहीं। साख निर्माण की भी कुछ सीमाएं होती हैं। यद्यपि व्यापारिक बैंकों को साख निर्माण का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार प्राप्त होने की वजह से ही वो साख का निर्माण कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल नहीं होता है कि व्यापारिक बैंक मनचाही मात्रा में चाहे जितना साख का निर्माण कर सकते हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है, अति बुरी होती है और ज़रूरत से कम होना भी अच्छी बात नहीं है। यदि व्यापारिक बैंक इस अधिकार का फ़ायदा उठाकर अधिक से अधिक मात्रा में वो साख का निर्माण करें तो इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे मुद्रास्फीति। इसके विपरीत अगर आवश्यकता से कम भी साख का निर्माण करते हैं तो भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मुद्रा संकुचन। अब हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि यद्यपि कॉमर्शियल बैंक्स को साख निर्माण का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मनचाही मात्रा में साख का निर्माण करता है। साख के निर्माण की कुछ सीमाएं होती हैं जिनको आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे पहली सीमा है कि चलन में मुद्रा की मात्रा। चलन में मुद्रा की मात्रा कौन डालता है? सरकार डालती है, और सरकार ने चलन में कितनी मुद्रा डाली है इस बात पर डिपेंड करेगा कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। यदि सरकार ने चलन में अधिक मुद्रा जारी की है तो निश्चित रूप से लोगों की मनी इनकम ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा सेव करके ज़्यादा पैसा बैंकों में जमा करेंगे, कॉमर्शियल बैंकों में, जिससे कि कॉमर्शियल बैंकों का प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ेगा और वो अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन यदि सरकार ने कम मुद्रा जारी की है तो लोगों की मनी इनकम कम होगी, जिसकी वजह से वो कम सेव कर पाएंगे और थोड़ी सी मात्रा बैंकों में जमा कर पाएंगे या कुछ नहीं भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी डिपॉजिट कम मात्रा में होगा और व्यापारिक बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। अब दूसरी सीमा है तरलता पसंदगी। बच्चों, तरलता पसंदगी का जो कॉन्सेप्ट है ये कीन्स ने दिया था, और तरलता पसंदगी को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तरलता पसंदगी क्या होती है? तरलता पसंदगी का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पैसे को अपने पास नकद रूप में रखना पसंद करता है, ना कि किसी को उधार देना या बैंक में जमा। तो व्यक्तियों की इस आदत को कि व्यक्ति मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखना पसंद करता है। नकद मतलब होता है तरल मतलब होता है कैश। तो वो अगर अपने पास नकद रूप में रखना पसंद कर रहा है, यानी कि तरलता पसंदगी अधिक है, तो वो बैंक में पैसा कम जमा करेगा, जिससे कि प्राइमरी डिपॉजिट कम होगा और बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। इसके विपरीत अगर तरलता पसंदगी अधिक ना होकर कम है, लोग कम पैसा नकद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बैंकों में ज़्यादा जमा करेंगे, जिससे बैंकों का प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ेगा और बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकेंगे। अब तीसरी सीमा है नगद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो। बच्चों, ये जो नगद कोषानुपात है यानी कैश रिजर्व रेशियो है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वो नगद कोष जो कि व्यापारिक बैंकों को आरबीआई
यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी देश के केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। क्यों? इसलिए क्योंकि कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक के मेंबर हैं। इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर केंद्रीय बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया है तो कमर्शियल बैंक को अब पहले से ज़्यादा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा केंद्रीय बैंक के पास, RBI के पास, जिसकी वजह से उधार देने के लिए कम मनी बचेगी और वो कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा नगद कोष अनुपात होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पता नहीं कौन व्यक्ति पैसा निकालने आ जाए, तो इसलिए वो अपने पास कुछ कैश रिजर्व रखते हैं। इसको कहते हैं लिक्विड रिजर्व रेशियो LRR। तो अगर व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमा का अधिक परसेंट रखते हैं ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि लिक्विड रेशियो अगर ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा है, तो उनके पास उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा, जिसकी वजह से वो कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। अब चौथी सीमा है केंद्रीय बैंक की साख नीति। बच्चों, ये बात आपको बता दें कि कॉमर्शियल बैंक को साख निर्माण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम साख का निर्माण करते हैं तो इससे बहुत सी देश में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक यानी कि RBI करता है। केंद्रीय बैंक किस प्रकार से साख को नियंत्रित कर सकता है? दो प्रकार से कर सकता है। उसके पास दो उपाय होते हैं। एक होता है बैंक रेट और दूसरा होता है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक रेट क्या होती है? बच्चों, ब्याज की दर तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन बैंक रेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बैंक रेट क्या होती है कि देखिए, सबसे ऊपर होता है RBI केंद्रीय बैंक, उसके नीचे कॉमर्शियल बैंक होता है, तो और उसके नीचे पब्लिक होती है। तो अगर हमको लोन लेना है तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक को लोन लेना है तो वो कहाँ जाएगी? RBI के पास जाएगा कॉमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक हमको लोन देता है उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जिस रेट पर RBI कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है उसे कहते हैं बैंक दर। एक बात बच्चों फिर से समझ लीजिए कि बैंक दर क्या होती है। जब कॉमर्शियल बैंक को उधार की आवश्यकता होती है तो वो केंद्रीय बैंक से उधार लेता है, और इसके बदले में केंद्रीय बैंक जो दर वसूल करती है उसे कहते हैं बैंक दर। यानी कि बैंक दर वो दर है जो कि कॉमर्शियल बैंक लोन लेते समय किसको देता है? केंद्रीय बैंक को देता है। और ब्याज की दर वो होती है जो कि पब्लिक कॉमर्शियल बैंक को देती है। यानी कि कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से जो दर वसूल करती है उधार देने के बदले में उसे कहते हैं ब्याज की दर। तो अगर केंद्रीय बैंक रेट बढ़ा देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उधार लेना महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक कम उधार लेंगे। जब कम उधार लेंगे तो वो लोगों को भी, पब्लिक को भी कम उधार दे पाएंगे, जिससे कि साख का निर्माण कम मात्रा में होगा। दूसरी ओर प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का अधिकार केंद्रीय बैंक यानी कि RBI को प्राप्त होता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है, RBI करता है साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रतिभूतियाँ हैं ये किसको खरीदी बेची जाती हैं? दो लोगों को, कॉमर्शियल बैंक को और पब्लिक को। अगर केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि साख का निर्माण कम मात्रा में हो तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करता है? प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देता है। किसको? कॉमर्शियल बैंक को और पब्लिक को। कॉमर्शियल बैंक को प्रतिभूतियाँ बेचेगा तो प्रतिभूति चली जाएगी कॉमर्शियल बैंक के पास और
प्रतिभूति का जो मूल्य है वो धनराशि जाएगी केंद्रीय बैंक के पास, जिसकी वजह से उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा और व्यापारिक बैंक कम साख का निर्माण कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेचती है तो पब्लिक को, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति आ जाएगी पब्लिक के पास और प्रतिभूति की धनराशि जो मूल्य है वो केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से अब पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, वो सेविंग कम कर पाएगी, बैंकों में कम पैसा जमा होगा, प्राइमरी डिपॉजिट कम होगा, इसकी वजह से साख का निर्माण सीमित मात्रा में होने लगेगा। इसके बाद बच्चों है कि व्यापारिक बैंकों के पास प्राइमरी डिपॉजिट कितना है। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसमें कि पब्लिक अपना पैसा जमा करती है। कॉमर्शियल बैंक में बहुत सारे खाते होते हैं, इन विभिन्न खातों के अंतर्गत पब्लिक अपना जितना पैसा जमा करती है उसके टोटल को कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ये प्राइमरी डिपॉजिट जितनी कम मात्रा में होगा व्यापारिक बैंक उतना ही कम साख का निर्माण कर पाएंगे, और ये प्राइमरी डिपॉजिट जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा प्राइमरी बैंक उतना ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे। तो व्यापारिक बैंक कितना साख का निर्माण कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी डिपॉजिट की मात्रा उनके पास क्या है। अब लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थिति। अर्थव्यवस्था में बच्चों दो प्रकार की स्थिति आती है, तेजी की स्थिति और मंदी की स्थिति। अगर पहले तेजी की स्थिति आई है तो उसके बाद मंदी की अवस्था आएगी, मंदी की अवस्था के बाद तेजी की अवस्था, फिर तेजी के बाद मंदी की अवस्था, ये चक्र बराबर चलता रहता है। इसको कहते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र के दो पार्ट होते हैं, दो अवस्थाएं होती हैं, तेजी की अवस्था और मंदी की अवस्था। तेजी की अवस्था में क्या होता है बच्चों, रोजगार सबको मिल जाता है, उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, आय अधिक होती है, जिसका प्रभाव मांग पर पड़ता है, मांग बढ़ने लगती है, कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ने से उत्पादक और अधिक उत्पादन का विस्तार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके लिए वो बैंकों से ज़्यादा उधार लेते हैं, जिससे कि साख का प्रसार होता है। तेजी की अवस्था में व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं। मंदी की अवस्था में सारी आर्थिक क्रियाएं निम्न स्तर पर होती हैं, रोजगार कम होता है, उत्पादन कम होता है, आय कम होती है, जिसका प्रभाव मांग पर पड़ता है कमी के रूप में। मांग कम होने से कीमत और लाभ में कमी होती है। जब लाभ कम होता है तो व्यापारिक बैंक उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहता है, उत्पादन को कम करता है, जिसकी वजह से वो कम से कम उधार लेता है और व्यापारिक बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि यद्यपि केवल व्यापारिक बैंक को साख निर्माण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो मनचाही मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर पाता है। बहुत सी सीमाएं होती हैं, बहुत से प्रतिबंध होते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी अधिक मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर पाता है। एक बात बच्चों और बता दें, व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का निर्माण कर पाएंगे, उनकी साख निर्माण की क्षमता क्या होगी, ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि प्राइमरी डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक साख निर्माण करना चाह रहा है, उधार देना चाह रहा है, लेकिन अगर उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है तो वो साख का निर्माण नहीं कर सकता। इसके विपरीत बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट है लेकिन ऋण लेने वाले लोग नहीं हैं, लोग लोन नहीं लेना चाहते हैं, कोई व्यक्ति लोन लेने नहीं जा रहा है, ऋण नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल बैंक साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की पूरक हैं, यानी कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट है और लोग लोन भी लेना चाह रहे हैं तभी साख के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और यदि प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है या लोग उधार नहीं ले रहे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट तो है लेकिन लोग उधार नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक चाहते हुए भी साख का निर्माण नहीं कर सकते।
इस प्रकार से आपने देखा कि व्यापारिक बैंकों को साख निर्माण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो अंधाधुंध साख का निर्माण नहीं कर सकता है। अनेक तत्व ऐसे होते हैं, अनेक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि साख निर्माण की सीमाएं बनकर सामने आ जाती हैं और वो असीमित मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।